नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ते हैं और आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे होते हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस चैप्टर से लमसम 6 नंबर के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा सारे चीज़ को, क्योंकि आपको पता है इस बार का जो है टोटल 6 ही चैप्टर पूछा जा रहा है, तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक नंबर के पहले क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा और फिर थोड़े से लेंथी क्वेश्चन पे आएंगे। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है, जो है बस मेन ही क्वेश्चन है, इसी को आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन आता है कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। यानी कि एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। देखिए, संविधान द्वारा प्रदान और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी सूची जो संविधान हमें प्रदान करता है और उसको संरक्षित भी करता है, ठीक है। यानी कि अधिकार हमें देता है, अधिकारों की क्या देता है, सूची भी देता है और इसको सुरक्षा भी प्रदान करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू की जो समिति थी वो क्या थी। यानी कि मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी। तो देखिए, 1928 में स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग की गई थी, और इसी को ही जो है नेहरू समिति कहा जाता है। और किस घोषणा पत्र की मांग की गई थी, इस चीज की, अधिकारों का घोषणा पत्र, ठीक है, इस चीज की मांग की गई थी। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है कब लागू हुआ है। देखिए, एक एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आता है कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ, दिसंबर 1996 में इस चीज को लागू कर दिया गया था। आगे समझते हैं, क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार है। पूर्ण का मतलब होता है एकदम, मतलब परफेक्ट, इसको कोई हटा नहीं सकता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में मौलिक अधिकार को हटाई जा सकती है, और ऐसा प्रावधान बनाया गया आपातकाल में। आपातकाल जिस टाइम पे लगाया जाता है उस टाइम पे हमारे मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया जाता है। खत्म नहीं, बेसिकली निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित का मतलब क्या होता है कि अधिकार तो रहेंगे लेकिन उसका काम नहीं होगा, है ना। तो वही चीजें हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो पूर्ण अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि विशेष परिस्थितियों में, खासकर आपातकाल की स्थिति में, इसको निलंबित किया जाता है। समझ में आ गई चीजें। तो ये था 4 क्वेश्चन। देखो, टोटल कितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, 12 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन हो गए। अब आप ये समझ लो कि टोटल 8 क्वेश्चन और हैं, ऐसे ये शॉर्ट शॉर्ट से, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। नहीं विश्वास तो देख लेना 25 तारीख के पेपर में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिन भाइयों को, जिन बहनों को, या जो भी है, जिस किसी को भी अगर नोट चाहिए, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे ऐसे ही पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप सबके लिए हमने नोट्स तैयार किया है। हमारे जो एक्सपर्ट टीचर है उनके द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं। सारा चीज़ का आपको नोट्स मिल जाएगा, चाहे पोल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, हिंदी का, ज्योग्राफी का, किसी भी चीज़ का आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे बल्क में नोट्स लेते हैं, मतलब 5-6 सब्जेक्ट का ले लेते हैं, तो उनको 2 नोट्स फ्री दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, आप क्लिक कीजिए, वहां से चीज़ों को कर लीजिएगा। और बाकी ये कूपन कोड है, इसको अप्लाई कीजिएगा तो 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो इंपॉर्टेंट अभी जो करा रहा हूँ, आईएमपी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कहाँ पे मिलेंगे, तो ये मिलेगा जी www.vikasstudypoint.com पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन आपको चैप्टर बुक वाइज नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको देखने को मिलेगा हमारे ऐप पे। विकास स्टडी पॉइंट का एक ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फ्री नोट्स चाहिए तो आपको वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाए, सीधा उसको प्रिंट करें और उसको करें, तो आप इजीली हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से नोट्स ले लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 पहले स्लाइड पे, 4 पहले स्लाइड पे, 4 इस स्लाइड पे, टोटल 8 हो गए ना। अब इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बस उसको कर लेंगे, चैप्टर हो जाएगा ओवर। ठीक है, समझिए निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति पे शक हो कि भाई ये व्यक्ति कोई गलत काम कर देगा, या फिर कोई ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से प्रशासन भंग होगा, मतलब शासन भंग होगा, या इस तरीके की चीजें आती हैं, तो उसको आशंका यानी कि शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। तो ये लिखा है, किसी व्यक्ति को इस आधार पर, मतलब इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह गैर कानूनी कार्य करने वाला है।
और इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो और उसको उस काम करने से रोक दो, और इसे ही निवारक नजरबंदी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो किसको कहा गया है, तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा गया है। किसको कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है, और ये अनुच्छेद 32 में ये चीजें लिखी गई हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने इस चीज को कहा है, तो भीमराव अंबेडकर ने इस चीज को कहा था, ठीक है। ठीक है, आगे समझते हैं। मौलिक अधिकारों को किस परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। निलंबित का मतलब क्या होता है, किस स्थिति में रोका जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था आपातकाल की स्थिति में इसको रोका जा सकता है, खासकर अनुच्छेद 19 को। आप कहोगे भैया अनुच्छेद 19 को ही क्यों रोका जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको भाषण देने का अधिकार है, आपको अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, और आपको एक जगह पे इकट्ठा होने का, सभाएं लगाने का अधिकार है। लेकिन जब आपातकाल लागू हो जाता है तो उस टाइम पे आपको ऐसा करने से रोक दिया जाता है। तो इसी वजह से अनुच्छेद 19 को खास करके निलंबित कर दिया जाता है। बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित तो किया ही जाता है, लेकिन उसको कुछ खास करके निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। और आगे समझते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति अपने विचारों को, शब्दों को लिखकर, प्रेस के द्वारा मतलब मीडिया के द्वारा, छपवा कर, तस्वीरों के द्वारा, किसी अन्य माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाता है, और इसी को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं। अगला है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या आता है। तो देखिए ये रिट का एक प्रकार है। रिट क्या होता है, बेसिकली जब हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार को अगर कोई नहीं मानता है, तो उस टाइम पे हम कहाँ जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, न्यायालय में। न्यायालय एक रिट जारी करता है, और उस रिट के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकार को दोबारा से क्या करवा देता है, लागू करवा देता है। तो उसमें जो सबसे पहला जो रिट है, वो रिट है 5, बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 टाइप्स के रिट होते हैं, और उसमें से सबसे पहला जो रिट होता है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है, यानी कि कोई व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में रख दिया गया है, तो उसको जज के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेश करना पड़ता है, यानी कि उपस्थित करने का जो आदेश दिया जाता है उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो बंदी आपने बना रखा पुलिस स्टेशन में, उसको प्रत्यक्षीकरण करो, यानी कि प्रत्यक्ष करो, कहाँ पे, न्यायालय के सामने, और इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। आगे समझते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर एक टिप्पणी लिखिए, ये आता है आपका 4 नंबर में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब आपको ऐसे ही देखने से पता लग रहा होगा कि राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र, मानव का मतलब होता है मानवाधिकार, मतलब मानव के अधिकार, यानी कि एक ऐसा आयोग बनाया गया है जो कि राष्ट्रीय, जो कि मानवों के अधिकारों को लागू करता है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि NHRC, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था यानी कि कानूनी संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी कि मानवों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए किया गया था। 1993 के प्रावधानों के तहत अगर देखा जाए तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी, और मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना का 25 वर्ष पूरा किया था, ठीक है। और यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है, और उन्हें प्रहरी के रूप में कार्य करता है। प्रहरी का मतलब होता है एज ए सिक्योरिटी, जैसे ATM कार्ड का सिक्योरिटी होता है ना, ऐसे ही जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, इन सभी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इस चीज को बनाया गया था, ठीक है। हम आगे और बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है, इसके कितने प्रकार हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार बेसिकली हमें पता है, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण, मौलिक का मतलब क्या होता है, आवश्यक होने के कारण, क्या आवश्यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, ठीक है।
और इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं और इनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। क्यों? क्योंकि एक ऐसे अधिकार है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से अधिकार है। देखिए मौलिक अधिकार, अब इसको याद करने का मैं ट्रिक भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। जैसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है कि व्यक्ति को व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है। सॉरी, समानता का अधिकार, इसमें क्या कहा गया कि व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसके साथ भेदभाव होता है तो समझ लो उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और न्यायालय इस चीज पे एक्शन ले सकती है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे आपको पता है स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर कोई भी 12वीं तक का स्कूल देखा जाए, उसमें आपको एक जैसा समान ड्रेस रखा जाता है, इसलिए ताकि बच्चे ये ना देखे कि वो अमीर है, कि ये गरीब है, कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा कुछ नहीं। सब एक जैसा अपने आप को समझे और अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। तो समानता का अधिकार कहता है कि सारे व्यक्ति एक समान है, कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, किसी विशेष परिस्थिति में भेदभाव किया जाना सही होता है, लेकिन वैसे नहीं। अब कहोगे भैया विशेष परिस्थिति में कैसे भेदभाव? मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति है जो कि विकलांग है। अब विकलांगों के लिए आपने देखा होगा मेट्रो में लिफ्ट होती है, लेकिन जो व्यक्ति सही होता है उसके लिए लिफ्ट होता भी है, कभी काल नहीं भी होता, उनके लिए सीढ़ी होती है, ठीक है। तो आप कहोगे भैया जो विकलांग है उनके लिए आपने लिफ्ट लगवा दिया, हमारे लिए नहीं लगवाया। तो आप देखो वो सही नहीं है, इसीलिए लगवाया गया है ना। तो यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? समानता। क्योंकि वो विदाउट लिफ्ट के द्वारा उस पे मेट्रो में नहीं जा सकता, इसी वजह से उसको लिफ्ट की जरूरत है, और आप जा सकते हो, इसीलिए आपको लिफ्ट की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली किया क्यों जा रहा है? क्योंकि समानता को बरकरार किया जा सके। आगे समझते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि आप बिना किसी भेदभाव के कहीं भी आने जाने, उठने बैठने, खाने पीने, हर एक चीज के लिए स्वतंत्र हो, देश के किसी भी कोने में रहने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। इन सब चीजों का अधिकार देता है स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण का मतलब स्वतंत्रता, सभाएं लगाने की स्वतंत्रता, ये सब चीज को स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। तीसरा बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के साथ शोषण हो रहा है, जैसे रखा गया उसको 10,000 में, लेकिन उसको दिया जा रहा है सिर्फ 8,000 रुपए, या फिर छोटे बच्चों के साथ शोषण करवाया जा रहा है, यानी कि छोटे बच्चों को काम ज्यादा करवाया जा रहा है, पैसा ज्यादा दिया नहीं जा रहा है, तो शोषण हो रहा है उसका। तो इसके विरुद्ध भी अधिकार होते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो भी इस कार्य को कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो भी इस काम को करवा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आगे समझते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर 28 में इसको दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार या फिर मतलब सभाएं देने के लिए या अपने धर्म को प्रचार करने के लिए आप वो कर सकते हो, ठीक है, इकट्ठा हो सकते हो, और आप स्वतंत्र हो कोई भी धर्म चुनने के लिए, ये भी अधिकार देता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार ये होता है। आगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार क्या होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ जो नेसेसरी शिक्षा होती है, यानी कि जो जरूरती जो शिक्षा होती है वो पाने के लिए भी स्वतंत्र है, ठीक है। गवर्नमेंट भी आप देखते हो 8वीं तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त ही देती है, ठीक है, और साथ ही साथ बढ़ावा भी देती है शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा ही वो ऐसी चीज है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। आगे समझते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये वही अधिकार है जिसको हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो अधिकार होता है कि अगर ऊपर के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस टाइम पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है कि आप न्यायालय में जा सकते हो और आप अपने मौलिक अधिकार को दोबारा से लागू करवा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी चीज़ों को समझाया जा रहा है, क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि इस पे बिल्कुल डिटेल वाइज वीडियो देखें, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको इत्मीनान से पूरे चैप्टर के बारे में चीज़ें समझाई गई हैं, सारी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। तो ये लिखिए, देखिए क्या लिखा है, समस्व सोच संस्कृति उपचार, ठीक है। तो इसके तहत आप याद कर सकते हो मौलिक अधिकार को, क्योंकि सीरियल वाइज में याद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए क्या लिखा है, सम का मतलब होता है समानता का अधिकार, स्व का मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए सम यानी कि स्टार्टिंग में देखो आया है ना सम, स्व, स्व देखिए इसमें आया है,
सो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ध मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति मतलब शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, उपचार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस तरीके से समस्त शोध संस्कृति उपचार से हम ये समझ सकते हैं समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। नहीं सॉरी, एक चीज और, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच क्या संबंध है। अभी हम इसके बाद वाले जो हम करेंगे उसको अंतर देख लेंगे, लेकिन अभी हम संबंध समझते हैं। ठीक है, तो देखिए नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में संबंध। देखिए ये क्या लिखा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है ना, जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको ये कार्य नहीं करना है, तो लोग कहते हैं कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम क्यों नहीं करेंगे। तो ये कुछ कार्यों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको दोबारा लागू करवाता है। ठीक है, तो ये लिखा है कि जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व में क्या दिया गया है, गवर्नमेंट को एक नियम दिया गया है, कि आइडिया दिया गया है कि आपको किस तरीके से अपने राज्य का डेवलपमेंट करना है। तो उसमें कुछ कार्यों का वर्णन किया गया है कि आपको इस तरीके से करना है। आगे समझते हैं, मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। वही नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज की हितों की बात करता है। यहाँ पे व्यक्ति की बात करता है मौलिक अधिकार, और यहाँ पे ये समाज की बात करता है। ठीक है, आगे समझते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये क्या होते हैं, अब इन दोनों में अंतर है, 4 नंबर या 6 नंबर में आता है। तो देखिए एक साइड हमने लिख लिया मौलिक अधिकार, दूसरे साइड हमने लिख लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया संविधान के भाग 3 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो जिक्र किया गया संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेदों की बात करें तो 12 से लेकर 35 में इसका जिक्र है। इसमें अनुच्छेदों की बात करें तो 36 से लेकर 51। अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको कानूनी सहायता प्राप्त है और इसको कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। न्यायालय में जाने की अनुमति इसके लिए है, इसमें न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं है। मौलिक अधिकार का संबंध व्यक्तियों से है, और यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है इसका जो संबंध है इसका है समाज से। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है, और राज्य के नीति निर्देशक समुदाय जो होता है ये जन कल्याण के लिए, यानी कि समुदाय के कल्याण के लिए बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और इसका उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब मौलिक अधिकार तो मैंने समझा दिया था, व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए जरूरी होता है, समाज के लिए जरूरी होता है। बेसिकली राज्य, देखिए आपको सिंपल सा डेफिनेशन समझ में आएगा। राज्य मतलब होता है कि एक स्टेट, नीति का मतलब होता है प्लानिंग, निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन, तत्व का मतलब होता है प्रावधान। यानी कि कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके द्वारा निर्देश दिया गया है कि आपको इस तरीके से प्लानिंग करनी है अपने राज्य को डेवलपमेंट करने के लिए। समझ में आ रही बातें, कि मतलब कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं, किए गए हैं, जिसमें एक प्रकार से निर्देश दिया गया है कि आपको इस तरीके से अपना योजना बनाना है और अपने राज्य का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, जैसे बिजली के खंभे लगवाना, पेयजल उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य के लिए काम करना, शिक्षा के लिए काम करना, सड़कें बनवाना। ठीक है, मंदपान निषेध, यानी कि दारू शराब सिगरेट या इन सभी चीज़ों से जिससे समाज को हार्म होता है, नुकसान होता है, उस चीज़ को बंद करना, ये सारा चीज़ का जिक्र दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ है। एक लास्ट चीज़ है, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ओवर। अब समझते हैं रिट क्या होता है। बेसिकली जो रिट होता है, अभी मैंने बताया मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो हम न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय जो चीज़ जारी करता है उसको रिट कहते हैं। तो रिट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके अधिकारों को लागू करवाने के लिए की जाती है, और इसके प्रकार होते हैं जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण रिट। इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन बता दूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण वो किसे कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसको बंदी बना के रखा गया है जेल में, उनको न्यायालय के सामने पेश करना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। परमादेश क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा सार्वजनिक पदाधिकारी जो अपने पद का गलत यूज कर रहा है और इसके द्वारा किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो न्यायालय एक रिट जारी करती है और उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। निषेध आदेश, निषेध आदेश का मतलब क्या होता है कि अगर कोई निचली अदालत कोई ऐसा फैसला सुना देती है जिसकी वजह से किसी दूसरे के
किसी दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन होता है, या आप ये कह सकते हो कि जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ गलत हो जाता है, तो उसके लिए वो ऊपरी अदालत में जाएगा। ऊपरी अदालत एक निषेध आदेश जारी करेगी, यानी कि निचली अदालत के फैसले को निषेध कर देगी, यानी कि रोक देगी। अधिकार परीक्षा, अगर कोई ऐसा सार्वजनिक पदाधिकारी किसी ऐसे पद पर बैठा है जो उसके लायक ही नहीं है, तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा जारी करके उसको उस सीट से हटा दिया जाता है। उत्प्रेक्षण रिट, अगर कोई निचली अदालत अपने पद का गलत यूज करके कोई ऐसा डिसीजन सुना दे जो कि गलत है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उस जो नीचे वाला जो न्यायालय है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उस जज के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और साथ ही साथ उस मामले को ऊपर हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी कि ऊपर भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपरी अदालत उस फैसले को खुद देखती है, उस केस को खुद हैंडल करती है। तो इस तरीके से रिट के प्रकार हैं जिसको आप समझ सकते हो, और बाकी इसका जो नोट्स है, नोट्स में और भी चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बाकी यही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।